अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाउ बच्चों, आज हम एक और सेल डिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अगर आप समझ जाते हैं तो अभी तक की जितनी भी बातें हम लोगों ने अलग अलग जगह पे कराए, डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, सैग्रीगेशन, सेपरेशन, ये जितनी भी बातें हमने करे, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी अगर आप इसको समझते हैं तो। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं मियोसिस। मियोसिस का जो अमल होता है वो कहाँ होता है? जो मियोसिस का ये जो अमल होता है ये किधर होता है? सबसे पहले याद रखिए कि जब हमने सेल डिवीजन की बात किए थे, जब हमने ये सबक की शुरुआत की है, तो उस वक्त हमने दो बातें बोले थे कि जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है उसमें जो एम फेज होती है, एम फेज के अंदर एक तो है जिसको हम कहते हैं माइटोसिस, और दूसरा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं मियोसिस। माइटोसिस को हमने क्या कहा था? बराबर की तकसीम। माइटोसिस में क्या होता है? बराबर की तकसीम। जबकि मियोसिस में क्या होता है? तखफीफी। कौन सी तकसीम होती है? तखफीफी। और ये तखफीफी तकसीम के अंदर बेसिकली क्या होता है? इस तखफीफी तकसीम के अंदर होता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है? जैसे माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होता है? अगर कोई सेल है उसके अंदर कंडीशन डिप्लॉयड है तो उससे बनने वाले जितने भी सेल होंगे उसमें कंडीशन क्या रहेगी? डिप्लॉयड। जबकि मियोसिस में क्या होगा? अगर कोई सेल 2n है और उससे बनने वाला जो सेल है उसके अंदर जो कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी? n। इसके पास डबल थे, इसके पास क्या आ गया? सिंगल। इसके पास दो सेट थे, इसके पास एक सेट। इसलिए इस अमल को क्या कहा जाता है? तखफीफ। तखफीफ करना मतलब कमी करना। तखफीफ करना मतलब कमी करना, कटौती करना, नंबर में कमी करना, रिड्यूस करना, इसको कहा जाता है तखफीफ, इसको कहा जाता है मियोसिस। ठीक है ना। अब हम जब मियोसिस की बात करते हैं तो ये जो मियोसिस का अमल है ये आमतौर पे होता कहां पर है? मियोसिस का ये जो प्रोसेस है ये होता है जब हमारे पास क्या होती है? सिनफी तौलीद, या दूसरे अल्फाज में सिनफी तौलीद बोलने के बजाय हम उसको बोल सकते हैं जिनसी तौलीद। और इसी जिनसी तौलीद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए बच्चों, मैंने बार बार एक बात बोला है कि हमारा जो पहला चैप्टर है 12वीं का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आपने इसको बहुत ईमानदारी से पढ़ना है। वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, आपने उसको देखना है। तो अब क्या होगा? अभी ये चैप्टर अगर आपने पढ़ा, अगर वो आपने नहीं पढ़ा तो ये पढ़ने के बाद शायद आपको वो समझ में आएगा, उसको पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी। दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है? दोनों में कॉमन बातें हैं, तो फिर आपका तो फायदा है। अगर आप इसको समझ गए तो यहां से अगर एक क्वेश्चन आ गया तो 4 मार्क, इसकी बुनियाद पे उसको समझ गए, वहां से एक क्वेश्चन आ गया तो 4 मार्क। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बोल रहा हूं, भले ही आपको एक दिन ज्यादा रात में जागना पड़ जाए, आप घर जाने के बाद याद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सिनफी तौलीद का अमल होता है या जिनसी तौलीद का अमल होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल होता है, और इस अमल के जरिए क्या होता है? बच्चों की क्या होती है? पैदाइश होती है। और इस बच्चों की पैदाइश में हमको मालूम है कि दो ज़्वाजे होते हैं, दो गैमेट्स होते हैं। वो दो गैमेट्स एक दूसरे के क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं, उनका क्या होता है? फ्यूजन होता है। उसी अमल को हम क्या कहते हैं? बाराबरी, फर्टिलाइजेशन। और इस अमल में क्या होता है? इस अमल के दौरान में जो भी गैमेट्स एक दूसरे से मिल रहे हैं उनमें हर एक ज़्वाजे में क्या होती है? क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम के क्या होते हैं? मुकम्मल क्या होते हैं? हैप्लॉइड से। क्या होते हैं? हैप्लॉइड से। इसलिए जब भी हम गैमेट्स की बात कर रहे थे, हाँ, जब भी हम जिनसी खलिए की बात कर रहे थे, हम बार बार दो बातें करते थे वहां। एक हम बोलते थे स्पर्म, और एक को हम बोलते थे एग या ओवम, जिसको हम कहते थे बैजा, अंडा, है ना, बैजा। यहां पर हमारे नुत्फा। और हम बार बार बोलते थे इनकी कंडीशन क्या है? एन एन।
है ना। तो जब भी फ्यूजन का अमल होता है, फर्टिलाइजेशन का अमल होता है, तो एक हैप्लॉइड सेट कहां से आता है, बैजा, दूसरा हैप्लॉइड सेट कहां से आता है, नुत्फा। उसकी वजह से जो बच्चा बनता है, जो बेबी डेवलप होता है, उसके अंदर कंडीशन क्या हो जाती है, टू एंड डिप्लॉइड। तो इसका मतलब यह है कि पहले कौन सी कंडीशन होती है, हैप्लॉइड सेल। अब ये हैप्लॉइड सेल कैसा बनेंगे, तो यहां याद रखना है कि जो ज़ौजे की तश्कील है वो एक कहां से होती है, डिप्लॉइड सेल से होती है। हाँ सर वहाँ पे सर आपने क्या ना मुकम्मल सर हैप्लॉइड सेट वाले हो, तो सर वो सेट किया होगा सर अपने उसमें पेयर भी सर बोल सकते थे। हम यहाँ नहीं बोल सकते हैप्लॉइड सेट की जगह, डिप्लॉइड सेट में हम बोलेंगे पेयर, दो रहेंगे तो हम बोलेंगे पेयर। यहां पर ये क्या है, सिंगल। ठीक है ना। अब ये खास तरह का खलवी तकसीम है, मियोसिस का जो अमल है ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। और इस स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम की जो तादाद है वो क्या हो जाती है, आधा। यानी 23 पेयर की जगह क्या हो जाएगा, 23। 46 की जगह क्या हो जाएगा, 23। 46 की जगह क्या हो जाएगा, 23। और 23 पेयर की जगह क्या हो जाएगा, 23 नंबर। समझ में आ रहा है। 23 क्या हो, 23 क्या है, पेयर। तो एक होगा 23 और दूसरा होगा 23। ये दोनों मिला के क्या बोलते हैं हम, पेयर। और ये दोनों मिलाकर क्या होते हैं, 46। तो 46 को अगर डिवाइड कर दिया आधा तो क्या आएगा, 23। तो जब हम नंबर बोलते हैं तो याद रखना नंबर क्या रहेंगे, टोटल नंबर 46, उसका आधा क्या रहेगा, 23। वैसे ही अगर पेयर की बात कर रहे हैं 23, तो उसका आधा क्या रहेगा, 23। याद रहेगा, आधा वही रहेगा। मैं अभी समझा इमरान, आपके जज्बात को अभी समझा मैं, आपके एहसास को अभी समझा मैं। ठीक ना। अब इसकी वजह से क्या होता है, यानी ये मियोसिस का अमल होता है, सेट आधे हो गए, तखफीफी तकसीम हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से यक गोना दुख्तर खलिया। यक गोना दुख्तर खलिया मतलब हैप्लॉइड डाउटर सेल। इसका मतलब अभी तक हैप्लॉइड के लिए इन्होंने अभी तक कहीं पर भी यक गोना वर्ड यूज किया गया नहीं, लेकिन हमको याद रखना है कि हैप्लॉइड के लिए कभी कभी उर्दू में क्या लफ्ज यूज किया जा सकता है, यक गोना। क्या यूज कहते हैं, यक गोना। ना इस किस्म के खलवी तकसीम को हम क्या कहते हैं, मियोसिस। क्या कहते हैं हम इसको, मियोसिस। ना यहाँ देखो, इधर ध्यान दो थोड़ा सा। अगर आपको याद होगा जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात किए थे, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको याद है हम बोलते थे जर्म सेल। उस जर्म सेल के अंदर क्या होंगे, 23। यानी कंडीशन कौन सी है, डिप्लॉइड। कौन सी कंडीशन है, आगे चल के कौन सी कंडीशन आ जाएंगी, हैप्लॉइड। यानी मियोसिस का जब पूरा प्रोसेस होगा तो कंडीशन क्या आएगी, हैप्लॉइड। लेकिन शुरुआत कहां से होगी, डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड का क्या होगा, मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा, हैप्लॉइड। तो अब हमको समझना यह है कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता कैसा। तो ये डिप्लॉइड से कौन कौन सी स्टेज आती है, जिसके बाद कौन सी स्टेज आती है, हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड सेल का हैप्लॉइड बनाने के दरमियान जो पूरा प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे अमल को हम क्या कहते हैं, मियोसिस। क्या कहते हैं, याद रहेगा। नाउ अब एक और बात कि सिल्फी तौलीद करने वाले जितने भी जानदार हैं, यानी जिनके अंदर जिनसी तौलीद होते हैं, उनके अगर हम दौरे हयात की अगर बात करते हैं, दौरे हयात मतलब लाइफ साइकिल, पैदा होने से लेके मरने तक, उसमें क्या होता है, उसमें मियोसिस हैप्लॉइड फेज की पैदाकारी का तयन करता है। यानी मियोसिस उसके लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हैप्लॉइड से। तो जो भी जानदार जिसके अंदर रिप्रोडक्शन का अमल होगा, वो रिप्रोडक्शन का अमल भी कौन सा वाला अमल होगा, सेक्सुअल। आपको मालूम है कि रिप्रोडक्शन का अमल दो तरह से होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल, जिनसी और गैर जिनसी। तो जिनके पास भी जिनसी तौलीद का अमल होगा, उनके पास कौन सा अमल होगा, मियोसिस। ठीक है। और उस मियोसिस की वजह से कौन से वाले सेल बनेंगे, हैप्लॉइड सेल। जबकि 12 आवरी यानी फर्टिलाइजेशन, इसकी वजह से कौन सा फेज आ जाएगा, डिप्लॉइड फेज। इस तरह से डिप्लॉइड फेज उनके बाद क्या आता है, दोबारा। तो जब लाइफ साइकिल हम बात करते हैं, लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, दौरे हयात, पैदा होने से लेकर मरने तक। तो उनकी पूरी जो लाइफ साइकिल है उसमें दो फेज होते हैं।
दो तरह के फेज उनकी जिंदगी में आते हैं, एक फेज आता है हैप्लॉइड, दूसरा आता है डिप्लॉइड। तो अभी पूरे बॉडी में हैप्लॉइड बनेंगे क्या? नहीं कहाँ बनेंगे फिर? सर, पूरी बॉडी में सर दोनों में से आ जाते हैं ना। सवाल सही, जवाब तुम्हारा सही है, लेकिन उसकी लोकेशन कहाँ बनेगी? डिप्लॉइड और हैप्लॉइड जो सेल है, तो हैप्लॉइड सेल कहाँ बनेंगे? हैप्लॉइड सेल कहाँ बनेंगे? पूरे बॉडी में बनेंगे क्या? कहाँ बनेंगे? हाँ, इसका मतलब कहाँ पर होगा? टेस्टिस। इन केस ऑफ मेल कहाँ पर होगा? और इन केस ऑफ फीमेल ओवरी। कहाँ पर होगा? ओवरी। इसी तरह से अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो एंथर। मेल की केस में कहाँ बनेंगे? एंथर, स्टमन, याद आ रहा है। और फीमेल में पिस्टिल। बहुत अच्छा बोला। मेल की केस में कहाँ बनेंगे? पिस्टिल। तो ये बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि देखो इधर से अक्सर का जवाब आ गया था, ठीक है, तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको हेल्प चाहिए, तो आप थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत जबरदस्त अंदाज में ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, नो, पहली चीज, तो जो भी जानदार है जिनके अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनके पास एक फेज होती है हैप्लॉइड, दूसरी फेज होती है। हैप्लॉइड फेज कहां से आती है? मियोसिस। हैप्लॉइड फेज कहां से आएगी? और डिप्लॉइड फेज बारआवरी, फर्टिलाइजेशन। किसकी वजह से होगी? फर्टिलाइजेशन। नाउ मैं इसको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पास दो लेवल है, एक लेवल, दो फेज होती है, एक होती है हैप्लॉइड फेज और दूसरा क्या होता है? डिप्लॉइड फेज। ठीक है, तो उनके बॉडी के अंदर, यानी उनके बॉडी के अंदर जो फेजेस आएगी, तो एक फेज आएंगी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड फेज क्यों आएंगी? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और दूसरा जो फेज आएगा वो कौन सा आएगा? डिप्लॉइड। और वो क्यों आ जाएगा? फर्टिलाइजेशन, अमले बार आवरी। तो इस तरह से उनके पास हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से क्या बनेगी? ये साइकिल उनके बॉडी में क्या रहेगी? चलते रहेगी। ठीक है। नाउ नबातात और हैवानात में गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस होता है। याद आ रहा है मौलाना? गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स के बनने का अमल। कौन सा अमल? गैमेट्स के बनने का। और इस गैमेटोजेनेसिस में हमने कहा कि दो, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। याद आ रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब अगर गैमेटोजेनेसिस का अमल मेल में हो और उसकी वजह से क्या बने? स्पर्म, तब हम उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर गैमेटोजेनेसिस का अमल फीमेल में हो और उसकी वजह से ओवम बने, oocyte बने, एग बने, तब हम उसको बोलते हैं oogenesis। दो पूछ भाई, तो दो पूछते यार, एक मत पूछे यार। हैप्लॉइड सेल बनता है, हाँ। हाँ, वहां क्या बनता है? डिप्लॉइड फेज। एक ऑलरेडी वहां एग रहता है और मेल के पास से क्या गया रहता है? स्पर्म। तो ऑलरेडी फीमेल के पास हैप्लॉइड सेल है, अब मेल के पास से भी क्या चला गया? हैप्लॉइड सेल। अब कंडीशन वहां क्या हो गई? ठीक है ना। जिसकी वजह से जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स हमेशा कैसे रहेंगे? हैप्लॉइड। इसका मतलब गैमेटोजेनेसिस के अंदर कौन सा अमल होगा? मियोसिस। और इस मियोसिस की वजह से जो गैमेट बनेंगे वो हमेशा क्या बनेंगे? हैप्लॉइड। कैसे बनेंगे? तो बेसिक कंसेप्ट आप लोगों ने यहाँ पर याद रखना है। बात समझ में आ रही है? अस्कर्डा, अक्सा, सफिया, मरियम, रुकैया, फातिमा, बात समझ में आ रही है? नाउ अब
मियोसिस की कुछ खूबियां हैं, यानी मियोसिस का जो अमल होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंस है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसकी कुछ खूबियां हैं। वो क्या क्या है? तो सबसे पहली बात याद रखिए कि मियोसिस का जब अमल होता है तो उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर और खलवी तकसीम का दो सिलसिलेवार दौर होता है। क्या बात समझ में नहीं? दो कौन कौन से वाला? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन मतलब हम उसको क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और खलवी तकसीम का मतलब क्या है? साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं हम उसको? साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का क्या होता है? दो सिलसिलेवार क्या होता है? दौर होता है। यानी ये जो प्रोसेस है ये कितने बार होगा? दो बार। दो बार न्यूक्लियर, दो बार साइटोकाइनेसिस, जिसको क्या कहा जाता है? मियोसिस 1। और दूसरे को क्या कहा जाता है? मियोसिस 2। क्या कहा जाता है उसको? मियोसिस 1। और दूसरे को क्या कहा जाता है? मियोसिस 2। देखिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक लफ्ज आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मियोसिस के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, ये मियोसिस की खूबियां क्या है। तो मियोसिस का जब भी अमल होगा उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर का डिवीजन दो बार होगा, और खलवी तकसीम यानी साइटोकाइनेसिस ये भी कितने बार होगा? दो बार। लास्ट कि एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखना है, अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर रेप्लिकेशन कितने बार होगा? तो रेप्लिकेशन जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए की कॉपी से कितने बार होगी? एक बार। डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपी ये कितने बार बनेगी? सिर्फ एक बार। याद आएगा? हाँ हाँ, हमने बार बार क्या बोला है? डिप्लॉयड कंडीशन। और दूसरा वर्ड हम क्या बोल देते हैं सुफियान? नक्शे हानि। हाँ ठीक है। तो हम कभी रेप्लिकेशन बोलेंगे, कभी हम डिप्लॉयड बोलेंगे, कभी हम नक्शे सानी बोलेंगे, सॉरी कभी हम डुप्लीकेशन बोलेंगे, कभी हम उसको नक्शे सानी बोलेंगे। हर एक का मतलब है कॉपी बनाना। कभी कभी इमरान बोलने के बजाय हम बोलेंगे गोरा इमरान। ये जो कभी इम्मू बोलेंगे, हाँ लाल के नाम। हाँ तो सर ऐसा डीएनए में सर रेप्लिकेशन सर डीएनए की सर और सर रेप्लिकेशन डीएनए की वो और एक वही बोल रहा ना तब से मैं, डीएनए की रेप्लिकेशन ही बोल रहा ना मैं। सर उधर सर क्यों नहीं वो होती सर? किस तरह नहीं हो रही? आपने इसमें ना किस केस में है ना? सर आपने तो एक काम करो, क्वेश्चन वहां लिख, तू क्या पूछना चाह रहा और उसके बाद बोल। मैं तो मेरा टाइम खराब मत कर, जल्दी तो क्वेश्चन लिख और लिखकर पूछ मेरे को, ठीक है ना? अब मियोसिस 1, मियोसिस की 1 की जो शुरुआत है वो एस फेज में क्रोमोसोम यानी पैरेंटल क्रोमोसोम से एक जैसे यानी क्या बनने के? सिस्टर क्रोमैटिड बनने के बाद होते हैं। इसका मतलब क्या है ना? हमने कहा कि ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ये जो फेज है इसको हम बोलते हैं एम फेज। इसके बाद होती है G1 फेज, इसके बाद होती है एस, उसके बाद होती है G2। तो अब वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि ये जो एम फेज है, इस एम फेज के अंदर दो फेजेस हो गई, एक हो गई मियोसिस 1 और एक हो गई मियोसिस 2। अब वो ये बोल रहे हैं कि ये जो मियोसिस 1 है इसकी शुरुआत कहां से हो गई? एस फेज से। कहां से हो गई? यहां से। यानी आमतौर पे जो माइटोसिस का अमल होता था वो कहां से होता था? G2 के बाद। लेकिन यहाँ पर प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो गया? एस फेज। तो याद रखना है कि मियोसिस 1 इसकी जो शुरुआत होती है वो कहां से स्टार्ट हो जाती है? एस फेज से स्टार्ट हो जाती है। और एस फेज में नॉर्मली क्या होता है? डुप्लीकेशन। यानी क्या होता है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है? जो पैरेंटल क्रोमोसोम है उससे क्या बन जाती है? दो कॉपी, जिसको आप दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोल सकते हैं उसको? सिस्टर क्रोमैटिड। अब ना इधर थोड़ा ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होगा? इस प्रोसेस में ये एक कॉपी है, इससे क्या बन गई होंगी? एक और कॉपी इसकी भी क्या बन गई होंगी? एक और कॉपी। तो क्योंकि ये कौन थे? पैरेंटल। ये कौन थे? पैरेंटल। इनसे क्या बन गई? कॉपी। अब ये इसकी क्या हो गई? सिस्टर। ये इसका क्या हो गया? सिस्टर।
समझ में आ रहा? तो जो पेरेंटल क्रोमोसोम है उसका क्या होता है, एक जैसे क्या बनना शुरू हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड, ये जो रेप्लिकेशन का अमल होने के बाद कॉपी बनने का जो प्रोसेस हुआ और उसके अंदर सेग्रीगेशन सेपरेशन होने की शुरुआत कहां से स्टार्ट हो गई, एस फेज के बाद, यानी जीटो के बाद होने के बजाय वो कहां से हो रही है, एस। ठीक है ना? फिर जो मियोसिस का प्रोसेस होता है, उस मियोसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, एक जैसे, सुनो ना, एक जैसे। अब यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं आमतौर पे, होमोलोग उनको कहा जाता है जिनके अंदर, अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस का मतलब क्या हो गया, होमोजाइगस या होमोलोगस का मतलब क्या होगा, होमोलोगस का मतलब ये होगा ऐसे क्रोमोसोम जिनके अंदर जो जीन प्रेजेंट है वो सेम पोजीशन पर है। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए। अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ भी क्या होगा, बी। तो ये एक दूसरे के लिए क्या हो गए, होमोलोगस। कैसे हो गए, होमोलोगस, एक जैसी लोकेशन रखने वाले। हाँ, लोकेशन की कॉपी का मसला नहीं है। अब ये इसकी कॉपी है, ये इसकी कॉपी है, ये इसकी सिस्टर है, ये इसकी सिस्टर है, और ये दोनों एक दूसरे के लिए कौन हो गए, होमोलोग। ये एक दूसरे के लिए क्या हो गए, होमोलोग। बताने वास्ते ये कलर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कि ये फादर से आया, ये मदर से आया। समझ में आ रहा इस तरह से? तो नॉर्मली यहाँ पर क्या होगा, जब होमोलोगस का, मियोसिस के दौरान क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होगी, पेयरिंग। इनके बीच में क्या हो जाएगी, पेयरिंग। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके जो क्रोमैटिड है, उनके कौन से क्रोमैटिड, और स्पेशली ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके कौन से क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मतलब ये एक दूसरे की सिस्टर है, ये एक दूसरे की सिस्टर है, ये इसके लिए क्या हो गया, नॉन सिस्टर। ये दोनों एक दूसरे की कौन है, सिस्टर। ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर, लेकिन ये एक दूसरे के लिए क्या हो गए, नॉन सिस्टर। तो इन दोनों के बीच में क्या होंगी, पेयरिंग, यानी ये इस तरह से जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। और पेयरिंग होने के बाद एक दूसरे के साथ ये क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, एक्सचेंज, अदल बदल। और इसी दरमियान इनके बीच में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। याद है, लीकेज और रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब याद आ रहा है, उसको मैंने बोला था, अदल बदल, एक्सचेंज। बात को थोड़ा समझो, पहले बात को समझो। मियोसिस के प्रोसेस की तीन, यहाँ पर चार खूबियां है। उन चार में से जो थर्ड वाली खूबी है उसको अगर आपने समझ लिया, इसका मतलब आप ये पूरे प्रोसेस को समझ गए। क्या कि जब मियोसिस का अमल हो रहा है उस दौरान में होमोलोगस क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम जिनके पास सेम लोकेशन पर सेम जीन प्रेजेंट है, वो एक दूसरे के लिए क्या हो गए, होमोलोग। यानी एक जगह से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, दूसरी जगह से भी एक्स आ रहा है, दोनों एक जैसे, एक दूसरे के लिए वो क्या है, होमोलोग। एक्स और वाई एक दूसरे के लिए क्या है, हेटेरोलोगस। यानी इसके पास जो जीन होंगे और जो वाई के पास जीन होंगे उनकी लोकेशन एक जैसी नहीं रहेगी। समझ में आया? तो यहाँ पर याद रखना है होमोलोग क्रोमोसोम। फिर भैया होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच में पहले क्या होती है, पेयरिंग। वो एक दूसरे के साथ आके क्या हो जाते हैं, पेयर बनाते हैं, जुड़ जाते हैं। और पेयरिंग होने के बाद क्या होता है, उनके जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके कौन है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के दरमियान क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन। इसी जगह पे हम दूसरा लफ्ज ला सकते हैं, वो है एक्सचेंज। क्या करते हैं वो, एक्सचेंज, अदला बदली। मींस कुछ जीन वो उसको दे देगा और उससे कुछ जीन ले लेगा। अब अगर इस तरह का अमल होता है तो इससे क्या होगा, अगर ये एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ क्रोमोसोम, तो इससे क्या, ये जीन, ये डीएनए का कुछ पार्ट एक दूसरे को अगर दे देंगे, वो उसको कुछ दे देगा, वो उससे कुछ ले लेगा, म्यूटेशन होगा। तो हमने इससे पहले कहा था कि मगायरात, वेरिएशन, फर्क, डिफरेंस दो ही वजह से आते हैं। एक किसकी वजह से आते हैं, रिकॉम्बिनेशन, दूसरा म्यूटेशन। भाई मेरे यहाँ पर म्यूटेशन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, एक्सचेंज होगा। और इस एक्सचेंज की वजह से क्या आएगी, तब्दीली, फर्क, वेरिएशन, है ना। अब्बा काले, अम्मी बहुत गोरे,
अब जो बेटा हुआ वो 16 है, तो आधी इंफॉर्मेशन अम्मी से है, आधी इंफॉर्मेशन अब्बा से आई। समझ में आया? सर मेरा बोलने का तो दूसरा है सर, मतलब म्यूटेशन बोले तो मतलब अचानक में तब्दील हो जाए। अरे तो भाई मैं वही बोल रहा कि यहाँ म्यूटेशन नहीं है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि म्यूटेशन की वजह से भी क्या होती है? तब्दीली। रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी क्या होती है? तब्दीली। समझा? तो मगायरात के लिए जिम्मेदार कौन है? वेरिएशन के लिए जिम्मेदार कौन सा प्रोसेस है? रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि जो जिनसी तौलीद का अमल है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल है, ये क्यों रखा है? ये इसलिए रखा है ताकि हमारे अंदर क्या होते रहे? हमेशा तब्दीलियां, वेरिएशन। क्यों ये तब्दीलियां हो, क्यों ये वेरिएशन हो? तो जैसा जैसा इन्वायरमेंट चेंज होगा उस हिसाब से हमारे अंदर क्या होते रहे? तब्दीलियां। ठीक है? अब ये कंसेप्ट क्या है, ये जो बात मैंने बोला, ये जिन लोगों को समझ में आ गई अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में इनको आगे समझ में आएगी, है ना? आज डायनासोर जिंदा क्यों नहीं है? वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को तब्दील नहीं कर सके, इसलिए आज के इन्वायरमेंट के हिसाब से वो हमारे घर में जो लोग जिनकी मौत हो जाती है, जो मर जा रहे हैं, नॉर्मली बूढ़े लोग, अचानक में होने वाले, एक्सीडेंट से होने वाले, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे जो बूढ़े लोग हैं। तो अगर आज कोई बूढ़ा इंसान हमारे घर का है तो आज वो बोलता है कि यार हमारे जमाने में इतनी सर्दी नहीं थी, हमारे जमाने में इतनी गर्मी, तो उनके अंदर धीरे धीरे क्या होती है? तब्दीली। लेकिन आज हम इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या डेवलप हुआ? वेरिएशन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। और ये वेरिएशन की डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिकॉम्बिनेशन। और ये रिकॉम्बिनेशन का अमल कहां पर होता है? मियोसिस। समझ में आया? तो इंसानों के अंदर ये जो वेरिएशन आता है, फर्क आता है, मगायरात होते रहते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? रिकॉम्बिनेशन का अमल। और ये रिकॉम्बिनेशन का अमल कौन सा प्रोसेस में होता है? मियोसिस। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, ये बात आपके सुनने के लिए, क्योंकि अभी आपको नहीं मालूम जो बात मैं बोल रहा हूँ उसका इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है। तो आज आपको ये समझ में नहीं आ रही होंगी तो आप उसको इजी लेंगे, लेकिन कल जब आप जाएंगे सोसाइटी में, जब आप रिसर्च करेंगे, तहकीक करेंगे, जब आप काम करने लगेंगे एज अ डॉक्टर वगैरह, तो आपको याद आएगा, अरे यार सर इतने बार क्यों बोलते थे, फिर तुमको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी समझ छोटी है, तो समझ को ब्रॉड करना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है पढ़ना पड़ेगा, मुताला करना पड़ेगा। ठीक है? नो, दूसरा कि जो मियोसिस सेकंड है उसके खत्म होने पर 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, है ना? हमने अभी देखे कि एक क्या था? डिप्लॉइड सेल था, और उस डिप्लॉइड सेल से आगे चल के कितने सेल बता रहे थे हम? 4 हैप्लॉइड सेल। कितने बता रहे थे? 4 हैप्लॉइड। तो जब भी एक डिप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस का अमल होगा, उससे कितने, जब भी एक डिप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस होगा उससे कितने हैप्लॉइड सेल बनेंगे? 4। तो एक डिप्लॉइड सेल से कितने बनते हैं? 4 हैप्लॉइड सेल। इसलिए हम इस अमल को क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। क्यों रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हैं? क्योंकि डिप्लॉइड की जगह क्या बनते हैं? हैप्लॉइड, और उनके नंबर कितने होते हैं? 4। याद आ रहा है? तो जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, याद आ रहा है ना? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म सेल बनते हैं। याद आ रहा है? नो, अब एक और चीज कि जो मियोसिस का प्रोसेस है, जिसको हमने कहा कि मियोसिस 1 और हमने कहा मियोसिस 2। मियोसिस के अंदर फेजेस जो होती है, उन फेजेस के नाम भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और क्या है? टेलोफेज। बट मियोसिस 1 में अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे उसको प्रोफेज 1, मियोसिस 1 में अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे मेटाफेज 1, अगर एनाफेज मियोसिस 1 में हो रहा है तो हम बोलेंगे एनाफेज 1, इसी तरह से बोलेंगे टेलोफेज 1। और मियोसिस 2 के अंदर भी जो फेजेस होंगी तो वो भी कौन सी रहेंगी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बस इतना है कि चूंकि ये सारी फेजेस कौन से वाले प्रोसेस में हो रही है? मियोसिस 2, इसलिए हम बोलेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज। याद रहेगा? हाँ, मतलब मियोसिस का जो अमल स्टार्ट हो रहा है वो कहां से जा रहा है? एस फेज से। हाँ, खत्म कहाँ होगा? जब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस भी कौन सा वाला? सेकंड। सेकंड मतलब किसके बाद होगा? मियोसिस 2 के बाद। दोनों एस फेज और साइटोकाइनेसिस के दरमियान दो मियोसिस के दोनों फेज।
हाँ मियोसिस के बराबर, मियोसिस के दोनों, वो पूरा नहीं जाएगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक यहाँ पर हो गए, तो इसमें पहले होगा मियोसिस 1, उसके बाद होगा मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होगा, मियोसिस 1 में भी एक साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, और मियोसिस 2 में भी एक साइटोकाइनेसिस और एक कैरियोकाइनेसिस, बट सिर्फ एक मर्तबा यहाँ पर क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन। ये बहुत कंफ्यूज करता है, एग्जाम में इतने बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन से, इस वजह से कि वो इस बात को याद नहीं करते कि रेप्लिकेशन का अमल सिर्फ एक मर्तबा होगा। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये दोनों भी 2 मर्तबा हो गए, मियोसिस 1 में एक मर्तबा और मियोसिस 2 में दूसरी मर्तबा। अगर आपने इन बातों को याद कर लिए, गारंटी दे रहा हूं एग्जाम आने तक जितने बार आप रिवीजन करेंगे ना, उतने जल्दी जल्दी ये प्रोसेस आपको याद होगा, प्लस सिर्फ ये याद नहीं होगा, रिप्रोडक्शन के तीनों चैप्टर याद हो जाएंगे। लेकिन शर्त है आपने इसको ईमानदारी से पढ़ना। बोलिए मेरा, हाँ वो जैसे तो वही बोलो ना, एक मियोसिस 1 रहता है, मियोसिस, हाँ हाँ हो गया ना, ठीक है, याद रहेगा। और अरे देखो चश्मा लग रहा है क्या, इसको चश्मा दे दो यार उठा के किसी के पास का। चलिए, अस्का, अक्सा, फातिमा, रुकैया, मरियम, किसी को डाउट है कि बच्चों, क्योंकि अब हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है क्या? सब लोग हैं, रुकैया है, फातिमा है, मरियम है, सफिया है, मेरी आवाज आ रही है? अस्का, अक्सा, ठीक। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस 1। किसकी शुरुआत कर रहे हैं हम? मियोसिस 1, मियोसिस फर्स्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं यहां पर। नाउ मियोसिस फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि मियोसिस फर्स्ट में भी हम किसकी बात करने वाले हैं? प्रोफेज 1, क्योंकि अभी हमने कहा कि जो मियोसिस 1 है, उस मियोसिस फर्स्ट में 4 फेजेज होती है। कौन कौन सी 4 फेजेज होती है सुफियान? अच्छा ठीक है, एनाफेज, टीलोफेज, कौन सी होती है? प्रोफेज और मेटाफेज। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं पूछूंगा ना, मेरे को चारों नाम सीक्वेंस में चाहिए, बिल तरतीब। तरतीब अभी हमने बोला, तो पहले कौन सी होती है? प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। और यहाँ पर चूंकि ये सब फेज कहां पर हुए? मियोसिस 1, इसलिए हम बोलेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। याद रहेगा पक्का, ईमानदारी से? ठीक। नाउ अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहली फेज, जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्रोफेज 1। तो इमरान मियां प्रोफेसर नहीं बोल रहे, प्रोफेज बोल रहे, ठीक है। नाउ पहली मियोटिक तकसीम यानी मियोटिक डिवीजन, इसका जो प्रोफेज होता है, तो मियोसिस के प्रोफेज के, अब देखो यहाँ है ना मियोसिस आ गया, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था माइटोसिस, है ना, यहाँ क्या होना चाहिए था? माइटोसिस। तो यहाँ याद रखना है मियोटिक डिवीजन। हाँ एक चीज और थोड़ी सी, नहीं 2 मिनट मैं जरा कुछ तो बोलना चाह रहा हूँ मैं। नाउ यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है कि पहली मियोटिक तकसीम, यानी मियोटिक तकसीम की जब हम बात करते हैं, तो उसका जो प्रोफेज होता है वो माइटोसिस के प्रोफेज की बनिस्बत कैसा होता है? लंबा होता है। और कैसा होता है? मुश्किल होता है। तो आमतौर पे यहां पर जो वर्ड आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था? माइटोसिस। क्या आना चाहिए था? माइटोसिस। तो याद रखना, आपकी बुक में भी करेक्शन कर लीजिए कि पहली मियोटिक तकसीम यानी मियोटिक डिवीजन, इसका जो प्रोफेज है ये माइटोसिस के प्रोफेज के बनिस्बत क्या होता है? लंबा होता है और मुश्किल होता है। लंबा होता है मतलब बड़ा होता है, और मुश्किल होता है मतलब पेचीदा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, हार्ड होता है, एकदम से जल्दी से आसानी से वो अमल नहीं होगा।
अब इसमें होता क्या है, इसको क्रोमोसोम के बर्ताव के मद्देनजर, क्रोमोसोम के बर्ताव के, क्रोमोसोम का बर्ताव मतलब हाँ, मतलब क्रोमोसोम किस तरह से मूवमेंट करेगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, किधर जाएगा, ये सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए इनको 5 हिस्सों में क्या किया गया है, बांटा गया है। अब वो 5 हिस्से कौन कौन है, तो वो 5 हिस्सों में सबसे पहला है लैप्टोटीन। कौन सा है, लैप्टोटीन। दूसरा जो है उसको कहा जाता है जाइगोटीन। दूसरा कौन है, जाइगोटीन। तीसरा कौन है, पेकाइटीन। कौन सा है, पेकाइटीन या पेचैटीन भी बोलते हैं, तो हम बोल रहे हैं इसको पेकाइटीन। फोर्थ कौन है, डिप्लोटीन। फोर्थ कौन है, डिप्लोटीन। और लास्ट कौन है, डाइकाइनेसिस। कौन है, डाइकाइनेसिस। तो याद रखना है मियोसिस का प्रोफेज 1, उस प्रोफेज 1 के अंदर कितनी स्टेज है, 5। मौलाना कितने हैं, 5। कौन कौन सी है, लैप्टोटीन। दूसरी कौन है, जाइगोटीन। तीसरी कौन है, पेचाइटीन। फिर कौन है, डिप्लोटीन। और कौन है, डाइकाइनेसिस। कौन है, डाइकाइनेसिस। हाँ इमरान, देखो कुछ और ऐड करने के इसमें। हाँ ये पहले बंदे मतलब इधर भी पढ़े हुए थे, तो सर उसके आगे इधर भी नहीं पढ़े, अपन ने अभी पढ़े। सबके आगे 3 क्यों आया? हाँ बहुत भारी इमरान, बहुत भारी, बहुत अच्छा सवाल करा, लेकिन दुनिया तो यार सवाल बड़ा अच्छा कर लेता है। क्यों बोल रहे उसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। मियोसिस 1 के अंदर कौन है, प्रोफेज। प्रोफेज सबसे बड़ी स्टेज, प्रोफेज 1 ये क्या है, सबसे बड़ी स्टेज। सबसे बड़ी स्टेज क्यों है, क्योंकि उसमें भी कितनी स्टेज है, 5। कौन कौन सी 5 स्टेज है, हाँ कौन कौन सी है, लेप्टोडीन, जाइगोटीन, पेचाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सुफियान हाँ जरा मेरे साथ लाउडली बोलो, ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं वो ऑनलाइन वाले भी मेरे साथ बोलो, तो तुम्हारे को बोलना आएगा और तुमको याद होगी ये चीजें। कौन कौन सी है, लैप्टोटीन, देन पेकाइटीन। कौन है, पेकाइटीन, देन डिप्लोटीन, देन डाइकाइनेसिस। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 में 5 फेज। कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। याद रहेगा, याद रहेगा इमरान, क्या याद रहेगा। अभी क्या कराया मैंने तेरे को, हाँ वापस से पहली क्या रहेंगी, अच्छा प्रोफेज 1 में पहली कौन सी रहेंगी, लेप्टोटीन। दूसरी, तीसरी पेकाइटीन, चौथी और लास्ट डाइकाइनेसिस। कौन सी है, 9। ठीक है, अब ये सारी फेजेस को आपने आसानी से याद रखना है। अब इसमें ये क्या हो रहा है, ये जब हम पूरा मैं बता दूंगा तो हम वापस से आके इस डायग्राम को समझेंगे, ठीक है। प्रोफेज सिर्फ इसीलिए हमने बोला, हमने क्या बोला कि सबसे बड़ा स्पेस कौन है, प्रोफेज। क्यों सबसे बड़ा है, क्योंकि उसमें 5 है। इसका मतलब मेटाफेज में भी अगर 5 रहती तो वो भी क्या हो जाती, ऐसा नहीं है। तो याद रखना है कि सिर्फ कौन बड़ा है और उसी में कितनी से 5 नहीं नहीं। इमरान चाहता है कि अपन ऐड कर देना, एनसीईआरटी वालों ने नहीं आके सर अपन रखेंगे, ऐसा नहीं होता, उन्होंने भूल गए, ऐसा हुआ है। चलिए बच्चों कोई डाउट है क्या, सफिया, अस्का, फातिमा, अहमद कहाँ है यार, मौलाना कहाँ है, कुल भी किया था। कुल भी किए थे, ठीक है चलो, मौलाना वहां घर पे बैठ के पढ़ रहे, अच्छी बात है।
मौलाना जरा रिप्लाई करो आप भी। आपकी मौजूदगी का जरा एहसास दिलाइए हमारे को, आप है। अरे मौलाना ऑनलाइन बैठ के कहीं और है कि गुम? ठीक ठीक, चलिए ना। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा बड़ा फेज है, ये पूरा कंप्लीट करना है, तो हम इसको कल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है। पूरी प्रोफेस अगर एक ही बार देखते हैं तो हमको ज्यादा अच्छा है, और इसके लिए हमको तकरीबन आधे से ज्यादा घंटे की जरूरत है, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह इसके आगे की हम बात करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है कि रहे? अस्का, सफिया, अक्सा, अहमद, फातिमा, ठीक है। कल इंशाल्लाह इसको पूरा प्रोसेस को देखेंगे। चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।